करेंगे कि जो मेन थॉट प्रोसीजर क्या है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एसेंशियली। उसके लिए ये बहुत जरूरी होगा कि हम हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल को पहले से समझे, क्योंकि वो, मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी अपना आंसर फ्रेम करना, अगर वो स्पेसिफिक आंसर भी है, बहुत ध्यान से सुन लो बच्चे, सभी लोग समझ लो, अगर वो स्पेसिफिक आंसर आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, दैट मीन्स कि वो केवल एनालिटिकल स्कूल के बारे में पूछ रहा है, या फिर केवल हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में पूछ रहा है, या फिर केवल सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में पूछ रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पर्टिकुलर ऑथर है जिसके बारे में क्वेश्चन आया है वो एनालिटिकल स्कूल का है या हिस्टोरिकल का या सोशियोलॉजिकल का है। बच्चे एक सेगमेंट अपने आंसर का ऐसा जरूर बनाना जिसमें आप लिखो दैट दिस स्कूल और दिस पर्टिकुलर ऑथर इज डिफरेंट एंड हाउ दैट पर्सन इज डिफरेंट बाकी के स्कूल से। एक जो होता है ना पहले जरूर क्रिएट करना अपने आंसर में, तभी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आज आप रियलाइज करोगे कि जो कंफ्यूजन है, जो ओवरलैप है, वो बहुत ज्यादा है इन स्कूल्स के बीच में। इसलिए स्कूल्स को याद करने के लिए, समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके जो फाउंडिंग टच स्टोन्स है ना, जो बिल्कुल बेसिक प्रोमाइसेस है, उन पे हमारा होल्ड हो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप पढ़ो किसी भी स्कूल के बारे में, जानने की कोशिश करो, बातचीत करने की कोशिश करो, आप ये पाओगे कि कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि अलग अलग स्कूल्स लगभग लगभग एक ही बात कह रहे हैं, और उसमें बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। और इनफैक्ट जब भी कोई व्यक्ति थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है ना किसी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ये होना लाजमी है, होगा ही होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे आप ही सभी लोगों से पूछ लूं ना, जो भी आप लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे, आप सभी लोगों को बोलूं कि लॉ को डिफाइन करो, तो जो चीजें आप बोलोगे, नो डाउट हो सकता है कि सबका बहुत अलग कंटेक्स्ट हो, कोई कंपनी के कंटेक्स्ट में बताए, कोई लेबर लॉज के कंटेक्स्ट में बताए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कंटेक्स्ट में बताए, बट उन सब में, उन सब एग्जाम्पल्स में, पूरे डिस्कशन में कुछ बेसिक प्रेमाइसेस होंगे जो आप सभी लोगों के आंसर में होंगे। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होता है। एंड दैट इज द रीजन, ये बहुत जरूरी है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो जो पॉइंटर्स मैं आपको क्लास बाय क्लास बता रहा हूं, उनमें एक पैरेलल जरूर क्रिएट कर लेना। मतलब आज की जब क्लास खत्म हो, पीछे मुड़ के देखना कि सर ने जब हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ाया था तो उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोली थी, और वो स्टेटमेंट्स कैसे अलग है सोशियोलॉजिकल स्कूल से। और सेम चीज करना आप एनालिटिकल स्कूल के साथ। अगर आपने थ्रेड को पकड़ लिया, आप क्लैरिटी समझ गए कि कोई ओपिनियन, कोई थॉट सोशियोलॉजिकल स्कूल का है या हिस्टोरिकल का है या फिर एनालिटिकल का है, तब ये समझ में आएगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो आपका फाउंडेशन रखा गया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे रखा गया है। इसलिए आज इस एक्सरसाइज को जरूर जरूर करना है क्लास के बाद, वरना क्या होगा, जब सारे ये स्कूल्स खत्म हो जाएंगे ना, स्कूल्स ऑफ थॉट, क्योंकि इसके बाद बचता है फिलोसॉफिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये तीनों छोटे छोटे मैं एक ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। पर मैं क्या चाहता हूं कि कंफ्यूजन ना हो इन दी एंड, आपको याद ही ना रहे कि अरे ये तो उसकी बात थी, ये तो उसकी बात थी। कहीं पे एक डायग्राम टाइप का क्रिएट कर लो, या फिर अपने दिमाग में वो पहले क्रिएट कर लो कि किसमें क्या बात थी, ठीक है, कौन सा स्कूल किस वजह से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सभी लोग ये कर लेंगे। यस सर। यस सर। ये जरूर करना है, वरना जो हमारी पूरी मेहनत है पिछले 2 क्लास की और आज के क्लास की और आने वाली क्लास की, वो खराब हो जाएगी, वरना आप आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा स्कूल का आंसर लिख रही हूँ और उसका वो अलग कैसे है बाकी के स्कूल से। ठीक है, चलिए बच्चे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार यस बोल दीजिए, मैं शुरू करता हूँ आज का डिस्कशन। यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है ना, इसमें आप कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाइए अभी से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे आपका माइंड ओपन हो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सर आप सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ा रहे हो
या फिर हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में ही हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा है। बट बच्चे, जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनना, और जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, उन दोनों में डिफरेंस करने की मैं भी बताऊंगा आपको, बट खुद भी वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि फर्क है तभी तो अलग स्कूल है। इसलिए ये मत मान लेना कि अरे इसमें भी वो भी बात हो रही है। होगी, मैंने वही बोला, ओवरलैप होगा ही होगा। जब एक ही टॉपिक के बारे में आप लोग, कोई भी लोग बोलेंगे, उसमें ओवरलैप होना जरूरी है, लाजमी है, होगा ही होगा। बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको डिमार्केट करते रहो, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए आज ही है, क्योंकि आज आपको डिमार्केट करना पड़ेगा बार बार, हिस्टोरिकल स्कूल में और सोशियोलॉजिकल स्कूल में। तो बहुत ध्यान से सुनना, और शुरू से ही उस डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करना। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक प्रीमाइसेस की हिस्टोरिक इसकी सोशियोलॉजिकल स्कूल की पहचान क्या है, मतलब क्या इसके फाउंडिंग स्टोन्स हैं जिस पे ये पूरा स्कूल चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पूरा स्कूल है, ये डिपेंड करता है एक सब्जेक्ट पे, प्री एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट पे, सोशियोलॉजी पे। आप सभी ने सुना होगा, हो सकता है आपने सबने पढ़ा भी हो अपने स्कूल में। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी के फादर, जिनको माना जाता है पॉपुलरली ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने सोसाइटी को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करी। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, ये सारी बातें हमको कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी सोसाइटी को, समाज को, जैसे कि वो एक साइंस हो। समझना, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, इनफैक्ट जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, इन दी सेम पैटर्न उनने क्या चीज पढ़ने की कोशिश करी, सोसाइटी को। सुनने में बहुत और लगता है, आप सभी को याद होगा, जब हम 12th में आते हैं, वी नीड टू चूज आवर स्ट्रीम्स, कि हमको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है और आर्ट्स में जाना है। जब आप साइंस चूज करते हो, व्हाट यू गेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन सारे सब्जेक्ट्स को साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिन चीजों पे बेस्ड है वो बहुत सर्टेन है। मतलब आप वो चीजें अगर करते हो इन द सेम सर्कमस्टांसेस, इन द सेम सिचुएशन, यू गेट द सेम रिजल्ट। तो वो एक प्रिडिक्टेबल सिचुएशन बताती हैं। पर वहीं अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जाते हो, वहां आपको पढ़ने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सर्टेनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। साइंस में क्या है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव। पर ये जो ऑगस्ट कॉम्टे साहब थे, उनको हम आज उनका बार बार नाम ले रहे हैं रेस्पेक्ट से, इज द रीजन कि उन्होंने इन दोनों फील्ड्स के डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश करी, और उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है कि हम सोसाइटी जैसी सब्जेक्टिव चीज को भी एक साइंस के तौर पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब उसमें वो कितने सक्सेसफुल रहे, कितने फेल रहे, वो अलग बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका ये जो अटेम्प्ट था सोसाइटी को साइंस की तरह पढ़ने का, समझने का, उसकी वजह से बर्थ हुई एक नए सब्जेक्ट की, जिसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, सोशियोलॉजी में देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, उसमें जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके इंटरेक्शंस को समझने की कोशिश कर सकता है। ये जो इंटरेक्शन है, ये किसी भी तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं। ये डे टू डे इंटरेक्शंस हो सकते हैं, किसी का हाय हेलो बोलना, या फिर ये इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं कि आपने कुछ सामान खरीदा, उसके रिटर्न में आपने सामान लिया। इसमें लड़ाई झगड़ा भी आ सकता है कि किस वजह से दो लोगों में खराब हो जाती है सिचुएशन। तो किस तरीके से लोग जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, हाउ डू दे लिव टुगेदर, व्हाट आर द रीजंस और द कॉजेस फॉर देयर फाइट्स, और वो कैसे उसमें पीस और हार्मनी बनाते हैं। मेन जो है उनका जो आपस में इंटर रिलेशन है, जो उनका इंटरेक्शन है, उसके क्या मायने हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, और जब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, वहीं पे सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, और वो हमको समझाने की कोशिश करती है कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। ये शब्द, ये एक्सप्रेशन आपने कई बार सुना होगा, बस जिस कंटेक्स्ट में सोशियोलॉजी इसको यूज करती है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे इसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है। बैलेंस ऑफ पावर का सोशियोलॉजी के हिसाब से मतलब है
एक बिल्कुल सही बैलेंस जो कि एस्टेब्लिश किया जाता है सोसाइटी में, जिसके बिना पर एक वो वाला लेवल जहां पे एक सोसाइटी सबसे पीसफुली हार्मोनियसली प्रोग्रेस कर सकती है। आप सभी ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, थोड़ा बेसिक भी उसकी नॉलेज है, तो आपको पता होगा पूरे इकोनॉमिक्स का, पूरे सब्जेक्ट का एक बेसिक बेसिक पॉइंट है, और वो पॉइंट है द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब होता है कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उससे क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल लो आप मानिए कोई आप सब्जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज का एग्जाम्पल ले लो। ऐसा हो जाए कि पोटैटोज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अब ये सारी ब्रांड्स पोटैटो चिप्स बनाने लगे हैं, और पोटैटो के बहुत यूज है, पर्सनल यूज भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और मानो उसकी खेती खराब हो जाए किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो सप्लाई कम हो जाए, व्हाट वुड हैपन, जो पोटैटो की प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई ज्यादा है, तो सीधा सा फंडा है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। इसी बात पे मार्केट चलता है। इसका अपोजिट भी सिचुएशन हो सकता है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब आलू खरीदना कोई नहीं चाह रहा है अभी, और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, खेती बहुत ज्यादा हो गई है, तो व्हाट वुड हैपन, वो कोशिश करेंगे कि कोई खरीद ले, सस्ते में खरीद ले, पर खरीद ले, खत्म हो काम, खराब ना हो, तो उससे क्या होगा, जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। तो ये तो होगा इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। और इकोनॉमिक्स का पूरा एम, जितने भी स्कॉलर्स आज तक हुए हैं, उन सबका लगभग एक ही एम रहा है। क्या एम रहा है कि ये जो डिमांड है, ये जो सप्लाई है, उसको राइट इक्विलिब्रियम में कैसे लाए, एक ऐसे बैलेंस में कैसे लाए जहां पे प्राइस स्टेबल हो, स्टेबल हो, ऐसा हो जिसमें लोग अफोर्ड भी कर सके। ठीक है, वही सेम फंडा सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी में लाने की कोशिश करती है। वो कहती है इस तरीके का बैलेंस क्रिएट करें सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, और सोसाइटी की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में, जिसके वो एक ऐसा लेवल हो, वो ऐसा पॉइंट हो जहां पे सोसाइटी सबसे ज्यादा ग्रो करे, सबसे ज्यादा पीसफुल हो, और लोग हार्मोनियसली रहें। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखती है और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की कोशिश करती है, क्या, सोशियोलॉजी। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम किसी भी सोसाइटी का पैटर्न और स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। हर सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक पैटर्न होता है। जैसे अगर आप इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लें, इंडियन सोसाइटी तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। पर अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का एग्जांपल लो, तो वहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जो फोर्स में है। एक तो आपको हमेशा डिवाइड मिलेगा, जेंडर डिवाइड मिलेगा, मेल डोमिनेंस और फीमेल डोमिनेंस, ये तो यूनिवर्सल फंडा है। इसके साथ साथ आपको बाकी के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, क्लास स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाओगे, वहां पे आपको क्लास स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मतलब वो लोग जिन पे बहुत पैसा है, रिच क्लास, पुअर क्लास। इनको मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, वो बोलते थे हैव्स और हैव्स नॉट, तो वो वाला एजेंडा आपको हमेशा मिलेगा। इंडियन सोसाइटी में पेकुलियरली आपको कास्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मिलेगा, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्रास, और जो लास्ट लेवल शूद्रास जिनको बोलते हैं, तो उनका जो पावर स्ट्रक्चर है कि किस किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में सोसाइटी को रेगुलेट किया जा रहा है। तो हमारी जो सोशियोलॉजी है उसमें ये तीनों चीजों की स्टडी करी जाती है। पर आप सभी लोग सर सोच रहे होगे कि सर हमारा इतना दिमाग आप इस शब्द पे क्यों इतना टाइम आप डिवोट कर रहे हो सोशियोलॉजी को समझाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सोशियोलॉजी पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने आए हैं। पर एक बात समझो बच्चे, जब तक आपको इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आएगा ना, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, तब तक आप सोशियोलॉजिकल स्कूल का जो थॉट है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, वो नहीं समझ सकते। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि सोशियोलॉजी का काम क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शंस को समझना, बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करना, और जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है सोसाइटी का उसको अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो इस सोशियोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है, इनफैक्ट इसी का एक तरीके का बच्चा मान लो, तो उसमें भी ये तीनों ही चीजें आती हैं। पर पर क्योंकि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे चीजें तो यही हैं, बस उनका कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ते हैं, तो वहां पे
हम क्या पढ़ते हैं, लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे, सब तरीके के ह्यूमन इंटरेक्शंस, लीगल और जो लीगैलिटी से बाहर थे वो भी। पर जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो स्पेसिफिक रहता है लीगल रिलेशनशिप्स पे। ये जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हाउ दे आर लीगली इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। लीगली मतलब कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कौन फादर है, कौन सन है। दीज आर ऑल लीगल रिलेशनशिप। सोसाइटल रिलेशनशिप भी हैं, पर उसके साथ साथ लीगल रिलेशनशिप भी हैं। किसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन किसका पार्टनर है। सो हमारा जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसका जो मेन एजेंडा रहता है वो लीगल रिलेशनशिप्स पे रहता है। और इसके साथ साथ जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो दो चीजों पे नजर रखता है। एक तो इमरजेंस पे, दोनों शब्द को बहुत ध्यान से देखना और लिखना जरूर। इमरजेंस पे और रिलेवेंस पे, किस चीज के, लॉ के। ये नजर रहती है सोशियोलॉजिकल स्कूल की ये समझने के लिए कि इस रिलेशनशिप से, ये जो लीगल रिलेशनशिप हमने पढ़े, इसमें लॉ कब इमर्ज हो रहा है और जो इमर्ज हो रहा है वो रिलेवेंट कब तक रह रहा है, कब तक उसकी रिलेवेंसी है, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या बैकग्राउंड है। तो ये दोनों बातों को समझाने की कोशिश करता है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट अभी आप आगे कनेक्ट करने लगोगे चीजों को। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको? Yes, sir. ये इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही पर्पस है मेरा, आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स। इसलिए जो आप हमेशा नोटिस करो कि जो जिस जिस बैकग्राउंड से सोशियोलॉजिकल स्कूल निकल के आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आगे जाके ये सिमिलर बातें करेगा बट इसका जो ओरिजिन ओरिजिन है ना वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात, अब ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है हमारा, अब इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इसका ओरिजिन समझ लिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी वो भी समझ लिया। अब इसका पर्पस क्या है, ये कहते क्या, मेन सब्जेक्ट मैटर जो हमारा आंसर का है वो इस स्लाइड में दिया गया है। ये कहते हैं, इनका बहुत सीधा सा फंडा है। ये बोलते हैं अगर आपको लॉ को समझना है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने लॉ को समझना है कि लॉ क्या है, आप उसको एक ही तरीके से समझ सकते हैं और वो सोसाइटी के थ्रू। अब इस स्टेटमेंट पे आप सबके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपके दिमाग में आना चाहिए, सर दिस वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले भी बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये बोल रहे थे कि आपको अगर किसी कि कानून की प्रक्रिया समझनी है, प्रोसीजर समझना है, लॉ के इमर्जेंस का, सस्टेनेंस का, देन यू नीड टू लुक एट द सोसाइटी। ये सोसाइटी है जिससे कस्टम्स आते हैं और वही कस्टम्स हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है, यहाँ पे वो कस्टम्स की बात नहीं कर रहा, कस्टम शब्द यूज नहीं कर रहा, बट रादर कह रहा है कि आपको क्या करना है, अगर आपको लॉ समझना है तो आपको सोसाइटी को देखना पड़ेगा। अब सोसाइटी के किस एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा वो समझने वाली बात है। हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता था, सोसाइटी का रोल है। क्यों है सोसाइटी का रोल? क्योंकि जो भी कस्टम्स हैं जिनको वो यूनिवर्सल लॉ मानते हैं, कस्टम्स है, वो ओरिजिनेट सोसाइटी में ही होते हैं और फंक्शन भी सोसाइटी में ही करते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल वालों के लिए जो सोसाइटी है, इट इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। जो मेन मेन फंडा है उनका, दैट रिलाइज ऑन कस्टम्स। ठीक है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर कस्टम्स फंक्शन कर रहे हैं। बट सोशियोलॉजिकल स्कूल के लिए जो सेंटर पॉइंट है, जो मेन बात है, वो कस्टम्स ना हो के सोसाइटी। ठीक है, बहुत क्लोज है पर दोनों का जो एजेंडा है, पर्पस है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सोसाइटी को सेंटर पे रखते हुए बोल रहे हैं कि आप किसी को मत देखो, यू जस्ट सिंपली लुक एट दिस सोसाइटी। जो भी आप, जिस पे भी आप फोकस करना चाह रहे हो, वहां से यू विल गेट एन आइडिया कि जो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल है या जो उसका लॉ का स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी और इसको भी आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि जब भी सोसाइटी में बदलाव आता है, तब तब लॉ में बदलाव आता है। ये भी बात आपने हिस्टोरिकल स्कूल में सुनी हुई है, उन्होंने भी यही बात बोली थी, दैट द लॉ चेंजेस विद सोसाइटी। और बिल्कुल है, पर यहां पे भी
बात वही कहना चाह रहे हैं, बट जिस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? यहाँ पे बोल रहे हैं, उनका कंटेक्स्ट क्या था हिस्टोरिकल स्कूल वालों का, कि जब भी सोसाइटी में कुछ चेंज आता है, उससे क्या होता है, कस्टम्स में चेंज आता है। जब कस्टम्स चेंज होते हैं और ओवर द टाइम वो लॉ की फोर्स पा लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी बार रिपीट किया जाता है, व्हाट हैपेंस कि सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाती है, लॉ अपने आप चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या है, तीन चीजें हैं, तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। पहले सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आने की वजह से कस्टम्स में चेंज आ रहा है, और कस्टम्स में चेंज आने की वजह से लॉ में चेंज आ रहा है। दिस इज दी फंडा ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। बट सोशियोलॉजिकल स्कूल में तीन चीजें ना होके दो ही चीजें हैं, एंड दे सेइंग दैट देयर इज नथिंग इन बिटवीन, कोई बीच में कस्टम और ऐसी कोई चीज नहीं है, सीधी तरीके से रिलेटेड है कौन कौन, सोसाइटी और लॉ। सोसाइटी में चेंज, लॉ में चेंज, लॉ में चेंज, सोसाइटी में चेंज, सिंपल फंडा। दिस इज द एग्जैक्ट जो एक बाइनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। और सबसे बड़ी डिक्लेरेशन टाइप की चीज करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, वो बोलता है ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं और जिसके बारे में हम प्राउड फील करते हैं, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी, ये सारे के सारे सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, ना कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, ना कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। दोस्तों, ये जो जस्टिस इक्वालिटी है ना, और जस्टिस इक्वालिटी यूनिटी, ये जो सारी चीजें हैं, जो हमारा पूरा मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम आज समझते हैं, जैसा हम आज देखते हैं, इनफैक्ट जैसी लाइफ हम आज जी रहे हैं, वो उसका जो मेन सोर्स है, उसका मेन सोर्स ये तीन शब्द ही रहे हैं दोस्तों। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन रहा हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड की इंडिपेंडेंस रही हो, ब्रिटिश एम्पायर से, फ्रेंच एम्पायर से, पोर्तुगीज एम्पायर से, और अभी जो पोस्ट कैपिटलिस्ट वर्ल्ड चल रहा है, इन तीनों के पीछे, इन सारी जो जितने भी ये रेवोल्यूशनरी चेंज आए हैं, जिन्होंने पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही बदल दिया है, उनके पीछे ये तीन शब्द हैं। और इनको हमेशा से, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इट वाज थॉट टू बी कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है और पूरी दुनिया बदलने वाली है, और इनफैक्ट दुनिया बदली भी उसके बाद। पर हमेशा से इनको, जस्टिस को, इक्वालिटी को और यूनिटी को, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स माना गया। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स माना गया मतलब एक राजनीति से रिलेटेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो जस्टिस के लिए किससे मांग कर रहे थे, अपने किंग से मांग कर रहे थे। इक्वालिटी के लिए किससे मांग कर रहे थे, अपने अपने किंग से मांग मांग कर रहे थे। यूनिटी के लिए किससे मांग कर रहे थे, अपने किंग से मांग कर रहे थे। सेम इज विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन, उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स कहां पे लिखे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक एसेंशियली एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है ना। और ऐसे ही आप अपनी इंडिया का एग्जांपल लो, these are all the things that are written in the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट हमारे सोसाइटी पे उसका बिगर इम्पैक्ट है, बट अगर आप एनालाइज करो उसका एसेंशियल नेचर क्या है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो जो जितने भी जहां पे भी ये बातें हुई हैं, जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी की, बेसिकली ये बातें हुई हैं या तो फंडामेंटल राइट्स में, या फिर डीपीएसपी में, या फिर प्रियम्बल में। ये तीनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स को नहीं, लोगों को नहीं, सोसाइटी को नहीं, बट रादर गवर्नमेंट को बाइंड करते हैं, पॉलिटी को बाइंड करते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये मानता है कि ये जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। बट इस स्कूल का कहना है कि दीज आर नॉट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, रादर दीज आर सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटी, कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार किसी भी सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी को इम्पोज नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि मानिए, आज सबको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कितनी बुरी हालत है। इमेजिन क्या होता है कि एक और बार रेवोल्यूशन होता है, और उस रेवोल्यूशन की वजह से क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि एक लिबरल गवर्नमेंट पावर में आती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वैसी एक सरकार बनती है, और वो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर लेती है। अभी मानिए, अभी क्या नवंबर लग गया, आज मानिए दिसंबर में ऐसा होता है। 1 दिसंबर में वो रेवोल्यूशन होता है, और 5 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट पॉलिटी, हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, और हम अपने देश में क्या लाएंगे, जस्टिस, इक्वालिटी एंड यूनिटी।
जैसे ही वो ऐसा लिखते हैं, मानिए 5 दिसंबर को, क्या उसकी वजह से जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है, क्या वहां पे जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी एस्टेब्लिश हो जाएगा? काफी अफ्रीकन देश हैं जिनको हम रियल में एनालाइज करें, हम ये पाएंगे वो किसी भी एंगल से डेमोक्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि वहां इलेक्शन सालों से नहीं हुए, कभी भी कूप हो जाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स है। बट फिर भी वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहती हैं, फिर भी वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस है, इक्वालिटी है, यूनिटी है। क्या है? सोशियोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, पर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल है। तो यही बात सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि ये सारी चीजें पॉलिटिकल होते हुए भी सोसाइटी का पार्ट जब तक नहीं बनेंगी, तब तक उनको लॉ बोलना गलत होगा। इंडिया का भी एग्जाम्पल लो, इंडिया में भी इतने फंडामेंटल राइट्स थे, बट ओवर द ईयर्स हम बोल पाएंगे कि हम उनको अचीव कर पाए हैं। और अब भी मैं बोलूंगा कि काफी प्रिंसिपल्स हैं जो हम अभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इट वुड टेक अनदर 30-40 ईयर्स कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो लिख देने से नहीं होता, इम्पोज कर देने से नहीं होता, जब तक सोसाइटी उसको अडॉप्ट नहीं करती, कंजर्व नहीं करती, तब तक वो लॉ नहीं बनता इन इट्स ट्रू सेंस। सब बोलेंगे कि वो लॉ है, अफ्रीका की सारी गवर्नमेंट्स बोलती हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी लॉ है, बट सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि लॉ नहीं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये लॉ नहीं है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हो कि जस्टिस है, बट कोर्ट आपके यहाँ है ही नहीं। कोर्ट एक बंदा आपका राजा बैठ के डिसीजन सुनाता है अपनी मन मर्जी मुताबिक, तो नहीं है। So this is what the sociological school is saying, that these three principles are essentially sociological, not political. ये वाली बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. ये एक पॉइंट है जिसको आप अपने आंसर में बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड से द रियल कंट्रीब्यूशन, जो सच में सोशियोलॉजिकल स्कूल का कोई कंट्रीब्यूशन है लॉ की अंडरस्टैंडिंग में, वो बच्चे इस लाइन में लिखा। बाकी तो बहुत ज्यादा ओवरलैप है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड स्कूल है ये हिस्टोरिकल से, और ये बात एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, क्यों है ऐसा? हिस्टोरिकल स्कूल से क्यों इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल स्कूल के जिनकी फाउंडिंग स्टोन जिसने रखी थी वो थे मॉन्टेस्क्यू। वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस सोशियोलॉजिकल स्कूल की भी फाउंडिंग स्टोन रखी थी। दैट इज द रीजन कि एक ही पर्सन के थॉट से ये दो स्कूल बने हैं, तो नो डाउट उनमें ओवरलैप होगा। बट ये वाली जो चीज है, इस चीज का ट्रेस आपको हिस्टोरिकल स्कूल में नहीं मिलेगा। दिस इज यूनिक टू सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसलिए आपको इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करना है अपने आंसर्स। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है बच्चे? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? किसी को बोरिंग तो नहीं फील हो रहा है कि सर बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है? नो सर। No, sir. ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, और आपको ऐसा समझ में आ जाए कि आपको बुक भी ना देखनी पड़े और आपके पास खुद इतने थॉट्स हों कि आप अपना आंसर को पूरा कर सको। ठीक है, अगली बात पे पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में क्या यूनिक है। एक और बात बोलता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, कहता है ये जो हमारी सोसाइटी है वो लॉ मेकिंग को कंट्रोल करती है। इस बात को भी हमको बहुत समझने की जरूरत है। हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो लॉ मेकिंग को कंट्रोल करता है कि लॉ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ना कि उसका उल्टा। क्या मतलब है? पहले मैं आपको सोसाइटी का मतलब बता देता हूँ। बच्चे आप में से कोई हेल्प करेगा, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म? सोसाइटी से आप क्या समझते हो इस शब्द से? ट्राई करो। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? A group of people. ग्रुप ऑफ पीपल। और कोई? Sir, group of people living and interacting with each other, forming basic rules for themselves. ठीक है, एनी अदर पर्सन? और कोई अटेम्प्ट करेगा सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए? अच्छा, मुझे ये बता दो कि एक सोसाइटी में और एक स्टेट में क्या मतलब होता है, क्या फर्क होता है? एक सोसाइटी होना या फिर एक कंट्री होना, नेशन होना, क्या फर्क है?
वहां पे भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वहां पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पे भी वो रेगुलेट हो रहे हैं। तो दो शब्द क्यों है? एक को हम सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशन, ऐसा क्यों? कोई तो फर्क होगा दोनों शब्दों में। सोचो क्या फर्क है। सोसाइटी बिलीफ पे चलती है, मतलब उनका एक कुछ कस्टम फॉलो करती है, एक प्रॉपर कम्युनिटी जो एक बिलीफ पे चलती है। एंड नेशन में लॉज को फॉलो एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है एक नेशनल लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। जो सोसाइटी है, जो ये शब्द है सोसाइटी, और स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, नेशन हो गया, ये सारे शब्द एक ही चीज को रिफर करते हैं। ठीक है, मानिए कोई कंट्री है जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। उस 100 पीपल को, अगर वो कंट्री है अपने आप में एक, तो हम कंट्री भी बोल सकते हैं, हम नेशन भी बोल सकते हैं, हम नेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, और हम एक सोसाइटी भी बोल सकते हैं। बट बच्चे हमेशा याद रखना कि बोल तो हम कुछ भी सकते हैं, बट हमारे बोलने का मीनिंग हर कंटेक्स्ट में डिफरेंस होगा। अगर हम उसको केवल नेशन बोल रहे हैं या कंट्री बोल रहे हैं, हम उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रिफर कर रहे हैं। जैसे इंडियन नेशन, हम क्या बता रहे हैं? भारत एक देश है, एक कंट्री है, उसके पास वो सारी राइट्स और लाइबिलिटीज है जो किसी कंट्री के पास होती है हमारी दुनिया में, तो उसकी पॉलिटिकल पहचान को बता रहे हैं। बट जब हम ये शब्द सोसाइटी यूज करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे पॉलिटिकल पहचान को नहीं बताते हैं हम, यहाँ पे हम कल्चरल आइडेंटिटी को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, समाज की तरफ फोकस रखता है। देखिए, मानिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं फॉर एग्जांपल। उत्तर प्रदेश की एक गवर्नमेंट है, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस भी हैं जिसको इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। ये हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक जगह जगह पे एमएलए हैं। वहीं एक उत्तर प्रदेश की सोसाइटी भी है। वो सोसाइटी किस तरीके से रेगुलेट होती है? वहां पे कोई सरकार नहीं, वहां पे कोई आर्मी नहीं है। सोसाइटी का मतलब क्या है? जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। तो पॉलिटिकल एंटिटी में सरकार सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सोसाइटल एंटिटी में क्या होता है? सरकार इंपॉर्टेंट होती है पर एक छोटा सा एलिमेंट बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? वो समाज, और उस समाज में कई चीजें होती हैं। उस समाज में कोडिफाइड रूल्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली पास करती है, और हमारा रिलीजन भी होता है जिनको किसी ने पास नहीं किया, हम फिर भी मानते हैं। साथ के साथ हमारी डे टू डे डीलिंग भी होती है ना? कोई हमको अच्छा लगता है तो उससे हम प्यार से बात करते हैं, कोई नहीं लगता है तो उससे नहीं करते, कोई चीनी मांगने आ जाता है तो हम दे देते हैं। कौन से लॉ में लिखा हुआ है? बट हम करते हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर सोसाइटी, ठीक है। तो जब भी सोशियोलॉजिकल स्कूल ये शब्द यूज करता है सोसाइटी, वो बहुत अलग कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। वहीं जब एनालिटिकल स्कूल बोल रहा था सोवरेन सोवरेन, वो किस बात को रेफर कर रहा था? लोग वही थे। देखो, यूपी को सोसाइटी बोल लो तब भी पॉपुलेशन तो वही रहने वाली है, और यूपी को स्टेट बोल लो, पॉपुलेशन वही रहने वाली है, लोग वही हैं। इट इज जस्ट कि हम किस कंटेक्स्ट में उनको रेफर कर रहे हैं। तो एनालिटिकल स्कूल हमेशा पॉलिटिकल एंटिटीज को रेफर करता है, हमेशा पॉलिटिकल एंटिटीज पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सोशियोलॉजिकल स्कूल, और काफी हद तक हिस्टोरिकल स्कूल भी, जो सोसाइटल एस्पेक्ट है उस पे टच करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इस लाइन में बोल रहा है वो, ये समाज है, ये सोसाइटी है जो कानून बनाती है। ये कानून नहीं है जो सोसाइटी बनाती है। सुनना, समाज बना रहा है कानून, कानून समाज नहीं बना रहा। कोई भी कंट्री कम्युनिस्ट इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिस्ट शब्द आ जाता है। कोई भी कंट्री कम्युनिस्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां के लोग कम्युनिस्ट।
कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका लॉ कहता है कि वो डेमोक्रेटिक है। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक तब होती है जब उसकी सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रेस्पेक्ट करती है। तो इट इज द सोसाइटी दैट क्रिएट्स लॉ, इट इज नॉट द लॉ which creates the society or which creates the identity of the society. This is what sociological schools is saying, और मैं इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। हमारी सोसाइटी में जस्टिस है या नहीं, ये हमको हमारे लॉ, हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी नहीं बताएगा। इसके लिए हमको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा, हमारे समाज में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके रिलेशनशिप समझने पड़ेंगे, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस समझने पड़ेंगे। ओनली देन वी कैन से वेदर देयर इज जस्टिस और नॉट। सेम इज विद इक्वालिटी, हमारे यहाँ लिखा हुआ है इक्वालिटी, बट अगर मैं आप ही 7 लोगों से 6 लोगों से पूछूं, डू वी रियली हैव इक्वालिटी इन आवर कंट्री? और इन आवर कंट्री व्हाट, वर्ल्ड में ले लो, मुझे लग रहा है जितने भी कंट्री होंगे 95 to 100% देशों ने लिख रखा होगा उसमें, अपने लॉ में उन्होंने इक्वालिटी शब्द। पर कोई भी एक भी ऐसा देश है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से, सोसाइटल के हिसाब से ये कह सके कि इक्वालिटी है? यूनिटी तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड लेवल पे भी कितनी है और हमारे कंट्री के लेवल पे भी कितनी है। सो इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट द लॉ इज, अगर आपको सच में जानना है कि लॉ का मतलब क्या है, तो कानूनी किताबें ना पढ़े, समाज को पढ़े, क्योंकि समाज बनाता है लॉ, लॉ समाज नहीं बनाता। ये वाली बात समझ में आई है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और आखिरी पॉइंट कि क्योंकि सोसाइटी जो चाह रही है, सोसाइटी जो चाह रही है वही कानून बन रहा है। तो अगर आप सोसाइटी की विल को समझ लो कि सोसाइटी चाहती क्या है, तो आप समझ लोगे कि उस कंट्री का, उस नेशन का, उस पॉलिटी का लॉ क्या होगा। यहां पे थोड़ी सी टिपिकल चीजें हैं, हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं बच्चे, सोसाइटी, 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 और हमने मतलब समझ भी लिया सोसाइटी का कि उस जगह के लोग जो एक दूसरे के साथ कल्चरली, मोरली, सोशली इंटरेक्ट करते हैं। बट बच्चे, कोई सोसाइटी एक व्यक्ति है क्या? एक इंडिविजुअल है क्या? एक फिक्स्ड एंटिटी है क्या? ऐसा तो नहीं है। उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग उनकी सोच है, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं। ऐसे सिनेरियो में कैसे पता चलेगा हमको सोसाइटी क्या चाहती है? मतलब अगर हम यूपी को सोसाइटी मान रहे हैं, तो यूपी की 70% पॉपुलेशन इमेजिन हिंदू है और 30% पॉपुलेशन मुस्लिम है, इमेजिन। तो हम किस बात को मानेंगे? जो हिंदू चाहते हैं, अगर वो यूनाइटेड है, जो हिंदू चाहते हैं, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट दिस सोसाइटी वांट्स, ये सोसाइटी की विल है? या फिर जो मुस्लिम चाहते हैं वो है सोसाइटी की विल? दोनों में से क्या है सोसाइटी की विल और कौन सी नहीं है? क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे भी मेजोरिटी का रूल चलता है कि जिसकी मेजोरिटी वो सोसाइटी की विल? अगर ऐसा है तो फिर सोसाइटी होने में और एक स्टेट होने में क्या फर्क है? क्योंकि राजनीति भी मेजोरिटी से चलती है और आप कह रहे हो समाज भी उससे चलेगा, तो फिर कोई फर्क ही नहीं रहता। फिर तो ये बेवकूफी वाली बात है कि हम आज का पूरा लेक्चर इस बकवास पे डिवोट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर वही प्रिंसिपल चलने वाला है तो। क्योंकि फिर तो समाज भी वही बोलेगा जो राजनीति बोलेगी, क्योंकि राजनीति चलती है मेजोरिटी से। इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एक ही अराइज होता है, और लेट मी टेल यू, उसका वो आंसर आज तक नहीं दे पाए हैं कि सोसाइटी की विल का मतलब क्या। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि 100 के 100 लोग कुछ बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे, हो ही नहीं सकता, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अगर एक भी अगेंस्ट है तो क्या उसके बिना हम बोल सकते हैं ना दिस इज द विल ऑफ द सोसाइटी?
अगर उसके बिना बोल रहे हैं तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है? तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, क्या करोगे? ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा। एक बात थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लो जो इनके स्टेटमेंट्स हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको लॉ को जानना है तो आपको सोसाइटी को जानना है। ये बोल रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे लॉ बदलता है। ये बोलते हैं जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि ये सोसाइटी है जो कानून बनाती है, कानून सोसाइटी नहीं बनाती है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि विल ऑफ द सोसाइटी को आइडेंटिफाई कैसे करें? सोसाइटी क्या चाहती है, किसको मानेंगे कि ये सोसाइटी की मर्जी है? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है ये आया क्यों, ये इसका राइज कहां से हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, पिछले भी लेक्चर में बताया था, आई डोंट नो ज्यूरिस के में बताया था या किसी और सब्जेक्ट के में बताया था। ये प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, लेजिस फेयर को। ये एक प्रिंसिपल है बच्चे जिसपे हमारा मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड टिका हुआ है। ये इस छोटे से एक्सप्रेशन पे पूरा, इसमें सीधा सीधा सा मानना है इसका, अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं सिंपल लैंग्वेज में, इसका मतलब है कि हमें अकेला छोड़ दो। और ये जो शब्द है हम अकेला छोड़ दो, ये बात कौन कह रहे हैं? ये बिजनेसमैन कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सरकार से बोल रहे हैं कि आप अलग रहो, आप हमारे में इंटरफेयर मत करो, हमारा काम है बिजनेस करना, वो हम कर लेंगे, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, आप वो संभालना। यही फंडा था जिससे अमेरिका इतना पावरफुल देश बना है, यही फंडा है जिससे आज चाइना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी उस रास्ते पे बिल्कुल है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल था लेजिस फेयर है। जो कहानी मैंने अभी आपको बताई कि मुझे बिजनेस करने दो, तो इससे लगता है कि ये जो लेजिस फेयर है ये एसेंशियली एक इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है, मतलब इकोनॉमी से ज्यादा रिलेटेड है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे दो, गवर्नमेंट इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर ना करे तो लेजिस फेयर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। काफी लोगों ने इस प्रिंसिपल को, लेजिस फेयर को, ना केवल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बट सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में भी समझा। उन्होंने बोला जब ये बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दो, तो सोसाइटी क्यों नहीं बोल सकती कि हमें अकेला छोड़ दो? और यहीं पे वो जो फर्क है एक सोसाइटी होने में और एक स्टेट होने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब एक सोसाइटी बोलती है हमें अकेला छोड़ दो, तो किस पर्सपेक्टिव में अकेला छोड़ दो? सोसाइटी कह रही है जो हमारा समाज है, जो हमारा आपस का इंटरेक्शन है, जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, वो हमारे समाज की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। दोनों चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, क्योंकि समाज में कुछ गलत चीजें हो सकती हैं जो लॉ ऑर्डर के खिलाफ जाएं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ऐसा हो सकता है जो समाज को रेगुलेट करने की कोशिश करे। पर फिर भी लेजिस फेयर को सोसाइटल एस्पेक्ट पे अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल की गई है। आपने एक बात बहुत बहुत बार सुनी होगी, कभी किसी बड़े को या फिर हो सकता है आपके कोई फैमिली रिलेटिव ने बोली हो कि हमें समाज में भी तो रहना है ना? बोलते हैं हम, जैसे जो बच्चे हैं जो खासकर लॉ पढ़ रहे हैं, व्हाट दे से कि ये गलत है, दिस इज इलीगल, या फिर जो आप कर रहे हैं वो परफेक्टली लीगल है। इमेजिन गे रिलेशनशिप, ठीक है? मानिए कोई आपके जान पहचान का है, इज इनटू दैट, तो आपने लॉ पढ़ा है, ठीक है? आप उसको किस पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करोगे कि कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल, आपको लीगली किसी तौर का डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना राइट आगे रखो और जो आपकी मर्जी आती है वो करो। और ये सारी सारी चीजें हम लव मैरिजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज पे, इंटर रिलीजन मैरिज पे। तो ये सारी हमारी जो यंग लॉयर्स होते हैं या फिर जो अभी लॉ कर रहे हैं, वो सारी ऐसी एकदम बहकी बहकी सी बातें करते हैं कि आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। पर कभी भी किसी बड़े आदमी से आप पूछोगे और वो उसी व्यक्ति को भेजोगे सजेशन के लिए, वो व्यक्ति हमेशा एक स्टेटमेंट जरूर बोलेगा, एंड दैट वुड बी दैट यू ऑल्सो नीड टू बी इन दी सोसाइटी। मतलब आपको समाज में भी रहना है। दैट मीन्स वो एक पर्सन जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग में लॉ का
और समाज का, और वो मान रहा है दोनों चीजें अलग। और यही एग्जैक्टली सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहने की कोशिश कर रहा है कि समाज जो है, वो सोसाइटी जो है, वो हमारा जो लीगल सिस्टम है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अलग है, और जो समाज है उसमें पॉलिटिक्स को, राजनीति को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। So the demand for laissez-faire not only came from the side of economic, केवल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में नहीं आई, सोसाइटल एस्पेक्ट में भी आई। और ये जो laissez-faire की डिमांड आई सोसाइटल एस्पेक्ट में, that gave birth to sociological school of jurisprudence। वहां से हमारा ये स्कूल इमर्ज हुआ और निकल के आया और काफी पॉपुलर हुआ। ये वाली बात बच्चे समझ में आई, that how society and the state is different। यस सर। है ना? ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अपनी लाइफ को एनालाइज करो, इन एसेंस आप सोसाइटी के प्रिंसिपल से ज्यादा बाउंड हो, और उसमें जरूरी नहीं है कि वो चीज खराब है, इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसा देखते हो। बट आप, ये प्रैक्टिकल बात है कि आप जैसी लाइफ जी रहे हो, जैसा कंडक्ट कर रहे हो, जैसा पूरा जीवन जियोगे, दैट वुड बी मोर in a way controlled by this rather than the government। लॉ कम रेगुलेट करता है आपको, ये ज्यादा रेगुलेट। आप क्या पहनते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कितने बजे सोते हो, आप कहाँ घूमने जाते हो, कितने बजे आते हो, क्या खाते हो, everything, each every second of your life is being regulated by this, and we don't even recognize कि वो एग्जिस्ट भी करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना? और यही है सोशियोलॉजिकल स्कूल का कंट्रीब्यूशन, कि वो सच्चाई दिखा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि सच क्या है गलत क्या है, वो ये नहीं कह रहा। वो जितनी भी हमारे जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें अच्छी हैं या फिर सोसाइटी में जो भी होता है वो अच्छा है। वो सच्चाई दिखा रहा है। वो कह रहा है आप सब बेवकूफ हो, आप सच्चाई देख ही नहीं रहे। सच लॉ ये है, गवर्नमेंट जो बना रही है वो लॉ नहीं है, लॉ ये है, क्योंकि ये रेगुलेट कर रहा है आपको असलियत में। इनफैक्ट ये जो कह रहा है वही लॉ बन रहा है। लॉ जो कह रहा है वो ये नहीं कर रहे, उल्टा हो रहा है। ये जो कह रहा है वो लॉ कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है? थोड़ा समझ में आया बच्चे? यस सर। ठीक है, अब जो इसमें जो ऑथर्स इन्वॉल्व हैं उनको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मॉन्टेस्क्यू ये वही व्यक्ति हैं जो हिस्टोरिकल स्कूल में भी जिन्होंने हमको पढ़ा था। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजिकल स्कूल के लिए भी। तो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट बोली थी जिससे आप समझ सकते हो कि इनका पूरा थॉट पैटर्न क्या है। ये बोलते हैं लॉ ऑफ द पीपल, लोगों का कानून, वर्सेस लॉ फॉर द पीपल, लोगों के लिए कानून। ये बोलते हैं लोगों का कानून होता है, लोगों के लिए कानून नहीं होता। लोगों के लिए कानून का मतलब कि गवर्नमेंट लॉ बना रही है टू इम्प्लीमेंट दैट ओवर पीपल, ओवर सोसाइटी। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, दिस इज द पोजीशन। मतलब लोगों का कानून बन रहा है जो लोग अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कभी भी कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी लोगों के लिए, यहाँ पे पीपल का मतलब सोसाइटी है, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी ऊपर से इंपोज नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी। आप बताओ, कितनी भी बड़ी मेजोरिटी हो जाए बीजेपी की और वो कोई भी लॉ बना दे जो सोसाइटी को एक्सेप्टेड ना हो, वो लॉ सरवाइव कर ही नहीं सकता है। अब सोसाइटी क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो, फार्मर प्रोटेस्ट के एग्जांपल, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट हुआ। व्हाट वुड हैपन कि जो सोसाइटी है उसने डिफरेंट रिएक्शंस दिए, एंड दिस इज द मेन लूप होल इस स्कूल का। एक सेगमेंट ने उसका सपोर्ट किया, एक सेगमेंट ने उसका अपोज किया। ऐसी पोजीशन में सोशियोलॉजिकल स्कूल फेल हो सकता था। यहां तो वो बिल्कुल ठीक है कि अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर वो लॉ ऑफ द पीपल नहीं होगा तो वो लॉ ही नहीं रहेगा। पर उसके लिए ये जरूरी है कि सोसाइटी का एक लीनियर व्यू निकल के आए, और वो आज के टाइम पे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, पर मॉन्टेस्क्यू ये कह रहे हैं दैट लॉ इज ऑलवेज ऑफ द पीपल, नॉट फॉर द पीपल। और लॉ
किस किस तरीके से क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको एक सक्सेसफुल लॉ बनाना है, या फिर लॉ कैसे इमर्ज होता है, उसमें किस किस चीज का रोल होता है। और ये अपने टाइम पे लिख रहे हैं, ठीक है, सेंचुरीज बैक, तो उनके लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, उस कंट्री की सॉइल कैसी है, उस कंट्री की सिचुएशन क्या है, उस कंट्री में पावर का बैलेंस कैसा है, उसका एक्सटेंट कैसा है, उस कंट्री में क्या क्या प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस है, मतलब लोग क्या हैं, लॉयर्स ज्यादा हैं, फार्मर्स ज्यादा हैं, क्या क्या उनका डोमिनेंट रिलीजन्स कौन कौन से हैं, क्या एक ही रिलीजन है पूरी कंट्री का, या एक से ज्यादा रिलीजन है, एक से ज्यादा है तो कौन सा डोमिनेंस में है, क्या उनके कस्टम्स हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या उनके मैनरिज्म है। ये सारी चीजें दे डिटरमाइन कि इस सोसाइटी का लॉ कैसा होगा, क्या होगा। ये, और क्योंकि ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें बदलेंगी जगह से जगह। अब जैसे यहाँ पे आप यूएसए लिख दो, तो यूएसए का क्लाइमेट अलग, सॉइल की क्वालिटी अलग, वहां के प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस अलग, रिलीजन अलग, तो वहां का लॉ अलग होगा। और वहीं यहाँ पे इंडिया लिख दोगे तो यहाँ पे इंडिया का लॉ अलग होगा। बट कंक्लूजन क्या है, that the law is coming out of these factors. And what are these factors? These are the basic components of any society. ये क्या है? ये वही सारी चीजें जो एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाती हैं, और यही डिटरमाइन कर रही है कि लॉ क्या होगा। तो ये वाली जो बात है वो यहाँ पे hence proved। क्लियर है बच्चे? मॉन्टेस्क्यू। यस सर। बच्चे थोड़ा सा डाउन तो नहीं लग रहा, लेजी लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है? नो सर। No, sir. अच्छा, देखो ज्यूरिस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जिस भी आपको तरीके से, इजी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। बट अगर किसी भी पॉइंट पे लगे कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है सर, तो आप बता देना, मैं उसको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे जो मेन थॉट है वो हमने कवर कर लिया है, पर जो ऑथर्स के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सेकंड ऑथर है उनका नाम है यूगिन एल्ड्रिच, और ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो सेंटर पे है। ये मैंने आपको बात बता दी पहले से कि जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल था उसके लिए जो कस्टम्स थे वो सेंटर पे था, बट ये जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है इसके लिए सोसाइटी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द मेन 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 थिंग, ठीक है। और ये सोसाइटी को कैसे बोलते हैं? मैन इन एसोसिएशन। मैन इन एसोसिएशन, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके लिए, इसका एक रीजन है, ये अपनी मन मर्जी मुताबिक नहीं कर रहे हैं। इनका बोलना है कि सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी वो है जहां पे लोग एकत्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, मानिए इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे चले गए आप, बहुत भीड़ है, ठीक है, और वहां पे आपने देखा ऊपर लॉबी से तो देयर आर लाइक 500 पीपल, ठीक है, अंदर लॉबी में। आप उसको सोसाइटी नहीं बोल सकते। बट वही इमेजिन दैट यू आर इनटू अ लोकल मेला, कोई छोटा सा गांव है या सिटी है, वहां पे ये आपका रामलीला टाइप का कुछ मेला लगा हुआ है, दैट यू आर सीइंग पीपल, और वहां पे भी 400-500 पीपल है। वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस जगह को, उन लोगों को एक सोसाइटी बोल सके। ऐसा क्यों है? दोनों में फर्क क्या है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और एक सोसाइटी के मेले में क्या फर्क है? क्या ये फर्क है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये चांसेस हो सकते हैं कि वो अलग अलग नेशनैलिटी के हों? दैट मे बी द रीजन, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। क्योंकि सोसाइटी का मतलब होता है बच्चे मैन इन एसोसिएशन। कभी भी आप भीड़ देखो, हर एक भीड़ या हर एक कलेक्शन ऑफ पीपल इज नॉट सोसाइटी। जहां पे भी बहुत सारे लोग दिख जाएं या बहुत सारे लोग हों, वो सोसाइटी नहीं हो जाती। सोसाइटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लोग आपस में किसी ना किसी तरीके से, रिलीजियसली, कल्चरली, हिस्टोरिकली, फॉर वॉट एवर रीजन, वो जुड़े हुए हों। They must associate with one another.
जब तक ये एसोसिएशन नहीं होगा विद इन द इंडिविजुअल मेंबर्स, आप उसको सोसाइटी नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे आप कभी लंदन जाओ, कभी कहीं विदेश जाओ, यू ऑलवेज फाइंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन सोसाइटी। उसको हम इंडियन सोसाइटी क्यों बोल रहे हैं? द रीजन इज दैट द पीपल आर कनेक्टेड विद वन अनदर, और वो कनेक्शन का एक एलिमेंट तो यही है कि वो सारे लोग इंडिया से, है ना, दे एसोसिएट विद वन अनदर। तो कभी भी जब लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तब हम ये शब्द यूज करते हैं सोसाइटी। और इसका क्लैरिफिकेशन एल्विस साहब ने दिया, और बहुत एप्ट दिया, बिल्कुल सही दिया, कि हम हर एक कलेक्शन इन दो शब्दों में डिमार्केट कर, कलेक्शन और एसोसिएशन। कलेक्शन, एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट सोसाइटी, मतलब बहुत सारे लोगों का होना सोसाइटी नहीं है, उन सारे लोगों का एक दूसरे से जुड़ा होना उनको सोसाइटी बनाता है। और फाइनली इन्होंने एक इसके ऊपर बहुत सवाल आ जाता है, उन्होंने एक नया फंडा निकाला, उसको बोला उन्होंने लिविंग लॉ। लिविंग लॉ बहुत आसान है, आप इसी को देख के बता सकते हो कि इसका मतलब क्या। लिविंग लॉ, लिविंग लॉ मतलब जीवित लॉ। ये बोल रहे हैं ये जो लॉ है, पहले तो ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी बना रही है, पर उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि ये जो लॉ है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई डेड लेटर हो कि आपने कागज पे लिख दिया तो बस ये लॉ हो गया, नहीं। वो बोल रहे हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग सब जीवित हैं, चेंज हो रहे हैं समय के साथ, अडेप्ट कर रहे हैं, है ना, वैसे ही लॉ भी एक लिविंग एंटिटी है, वो भी जी रहा है, चेंज हो रहा है, अडेप्ट कर रहा है सर्कमस्टांसेस के साथ। हाँ, वो सांस नहीं ले रहा, हाँ उसका हार्ट नहीं है, ब्रेन नहीं है, पर हाँ वो बाकी के सारे फीचर्स हैं जो एक लिविंग एंटिटी में होते हैं। हमें कोई भी चीज जीवित खाली यही तो नहीं बताती कि ना कि हमारे हार्ट है वो धड़क रहा है, हमारा दिमाग है जो चल रहा है, मुंह है जो बोल रहा है, खाली इसी वजह से तो हमको जिंदा नहीं माना जाता ना। हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं, रोज बड़े हो रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं चीजों से, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। सो ऑल दोज फीचर्स ऑल्सो बिलोंग टू लॉ। इसलिए उन्होंने लॉ को लिविंग लॉ बोला, क्योंकि वही बात वही, लॉ चेंजेस, लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ चेंजेस, लॉ प्रोग्रेसेस विद टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं जो लॉ को लिविंग लॉ बनाती हैं? तो ये बोलते हैं एक तो रूटीन स्ट्रक्चरिंग होती रहती है लॉ की, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर उनका जो रिलेशनशिप का आपस में जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज होते हैं, उनका जो मापदंड है वो बदलता है, वैसे वैसे लॉ बदलता है। और वो हमेशा बदलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे जैसे लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे। एग्जाम्पल लो, अब जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इस कंटेक्स्ट में ले लीजिए कि द राइट टू मैरी के कंटेक्स्ट में ले लीजिए कि मेरी मर्जी है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जिससे चाहे उससे शादी कर सकता हूँ। एंड दिस इज द थिंग जो हमारे पूरे कंट्री में परसिस्टेंट है। पर वही हमारी जो स्टेट ऑफ यूपी है वो लॉ एस्टेब्लिश करती है दैट वट एवर यू कॉल इट, लव जिहाद और वट एवर, उसका प्रोहिबिशन करेंगे, और इट वुड बी हार्डर टू गेट मैरिड इनटू अ पर्टिकुलर रिलीजन, उसका तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो रूटीन है सोसाइटी का, जो हमारी यूपी की सोसाइटी है उसकी स्ट्रक्चरिंग हो रही है। स्ट्रक्चरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स हैं, स्पेसिफिकली टू कम्युनिटीज के, टू रिलीजियस कम्युनिटीज के, वो आपस में बदल रहे हैं, अडेप्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉ में फर्क आ रहा है। ये आपका लाइव एग्जांपल है कि कैसे सोसाइटी के अंदर बदलते रिलेशनशिप्स लॉ में बदलाव ला रहे हैं। कहने को तो वो यूपी की गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, नो डाउट अबाउट इट, बट बनाया क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूगिन सेड कि लॉ, जो लिविंग लॉ है, वो हमेशा बदलेगा जब जब सोसाइटी के रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर बदले। लोग हार्मोनियसली रह रहे होंगे तो लॉ अलग टाइप का होगा, लोग अगर झगड़ रहे होंगे तो लॉ अलग टाइप का होगा, अगर कोई कम्युनिटीज वर्सेस द एंटायर सोसाइटी होगी तो लॉ अलग टाइप का होगा, या द एंटायर कम्युनिटी वर्सेस अ कम्युनिटी होगी तो लॉ अलग टाइप का होगा। ठीक है,
सो लॉ इज अ लिविंग लॉ। और फाइनली वही बात जो मैंने अभी आपको बोला, लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ इज ऑलवेज इन मोशन। लॉ हमेशा बदल रहा है। हमारे जो घर पे बेयरक्स रखे हुए हैं आईपीसी के, वो हमेशा बदल रहे हैं। आप डर मत जानना कि सर नहीं ये तो वैसा ही है। मतलब कहने का है कि आईपीसी इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। मतलब जब अमेंडमेंट आता है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट चेंज, बट इन रियलिटी सोसाइटी में हर सेकंड हर मिनट कुछ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आईपीसी में कभी फाइनली अमेंडमेंट आएगा। तो इट इज ऑलवेज इन मोशन। समझ में आया बच्चे? इवन जी समझ आ रहे हैं थोड़े बहुत? Yes, sir. Yes. Yes. इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा? Yes, sir. अच्छा ठीक है। ये जो हमारे नेक्स्ट ऑथर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आता है और बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं वो सारा अटेंशन, क्योंकि इन्होंने कुछ यूनिक चीज दी है। रॉस्को पाउंड नाम है इनका। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है। इनको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि इन्होंने एक चीज निकाली, इसको इन्होंने बोला सोशल इंजीनियरिंग। बहुत ध्यान से सुनना, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? वही बात मैंने जो आपको क्लास की शुरुआत में बोली थी। जैसे सोशियोलॉजी थी, सोशियोलॉजी का जन्म कब हुआ? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया कि सोसाइटी को साइंस की तरह पढ़ते, उससे कुछ मिलता जुलता अटेम्प्ट किया रॉस्को पाउंड ने। रॉस्को पाउंड ने कहा, जब हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को किसी एक सेट पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको भी एक फॉर्मूला के तहत, एक एजेंडा के तहत, एक सेट पैटर्न के तहत क्यों नहीं बदल सकते? मतलब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की इंजीनियरिंग हो सकती है, तो एक सोसाइटी की इंजीनियरिंग क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे इंजीनियरिंग सबसे शब्द से मतलब एक सेट पैटर्न, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जिससे निकल के आए, जिसको हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर सके। जैसे आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हो, यू नो द आंसर, और 50 लोग करेंगे और ऑल नो द आंसर कि अगर सही कर रहे हैं, उनको आती है टेबल 2 and 2 की, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो जो हमारे रॉस्को पाउंड है वो ऐसा कह रहे हैं कि सोसाइटी की प्रॉब्लम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सोशल इंजीनियरिंग निकल के आए। और इसके बारे में जो वो चैलेंजेस लेके आते हैं वो क्या क्या है? वो बोलते हैं हर सोसाइटी में एक सवाल, तो एक प्रॉब्लम तो वही वाली है जो मैंने अभी आपको बताई कि सोसाइटी की विल को कैसे जाने। खासकर जब लोगों के डाइवर्स व्यू होंगे तो कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी असल में चाहती क्या है। इन्होंने एक और परेशानी को सामने रखा। इन्होंने कहा खाली सोसाइटी की बात नहीं है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे हर एक जो इंडिविजुअल मेंबर है सोसाइटी का, वो भी एक वॉर लड़ रहा है हर पॉइंट पे। और वो वॉर क्या है? वो वॉर है उसके खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और सोसाइटल इंटरेस्ट पे। मतलब कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे कुछ करना उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा है पर सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, या फिर सोसाइटी के लिए तो अच्छा है पर उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे सिनेरियोज में ये जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और बिटवीन द सोसाइटल इंटरेस्ट, इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए थेफ्ट ले लो, क्राइम ले लो, ठीक है, वो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, चोरी करना। अब कोई चोर है, वो एक्सपर्ट है, ऐसे जेब काट लेता है 1 सेकंड। अब उसके तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में है कि वो जेब काटे, क्यों इतनी मेहनत करेगा, नौकरी करेगा, 4 जेबें काटेगा, लाख रुपए कमा लेगा। पर वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं, क्योंकि ऐसे 4 लोगों का नुकसान होगा, क्राइम बढ़ेगा सोसाइटी में। वाइस वर्सा भी हो जाता है कि कोई चीज सोसाइटी के इंटरेस्ट में तो है पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं है। तो ऐसी जब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो हमको उनको बैलेंस करना जरूरी है, उस उनके बीच में बैलेंस लाना जरूरी है, कि ऐसी पोजीशन क्रिएट करना जरूरी है जहां पे सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी सर्विंग हो और जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है दोनों सर्व हो सके। पर वही सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा, क्या ये पॉसिबल है?
क्या ऐसा परफेक्ट पोजीशन पे पहुंचना जहां पे इंडिविजुअल का भी उतना ध्यान रखा जा सके और सोसाइटी का भी उतना ध्यान रखा जा सके, क्या ये पॉसिबिलिटी है? आपको कहां से इसका आंसर मिलेगा? आपको इसका आंसर मिलेगा हिस्ट्री से। आप देखो, सबसे ज्यादा जो दो डोमिनेंट फिलॉसफी रही इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक उनको बोलना गलत है क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को बदला है, ये रही दो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं पिक करके। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? कम्युनिज्म का मतलब क्या है? वो कम्युनिटी को, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और वो बोलता है कि जब भी सोसाइटी का अच्छा होगा तो लोगों का अपने आप अच्छा होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो मेन टारगेट है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और लोगों का जो अच्छा है वो ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है, पर उनका मेन टारगेट नहीं है। मेन टारगेट क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर। वहीं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो इसके जस्ट पलट है। वो बोलती है जब लोग अपना अच्छा करेंगे तो सोसाइटी का अच्छा अपने आप होगा। इनके लिए जो टारगेट है दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दैट इज वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। राइट, पर टारगेट क्या है? इंडिविजुअल। दोनों ही फिलोसफीज, एक फेल हुई, सक्सेस हुई, जो भी है उस सब बात में ना जाके, दोनों ही फिलोसफीज की एग्जिस्टेंस ने और इस पूरी हिस्ट्री ने 400-500 साल की हमारे सामने एक बात तो बिल्कुल तौर पे साबित कर दी है कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारे खुद के कंट्री का एग्जांपल ले लो। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, जब हमारे शुरू के 5 इयर्स प्लान बने, हमारा एम था कि हम अपने कंट्री को क्या, कैसी इकोनॉमी बनाएंगे? एक सोसाइटल इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें सोसाइटी का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम एसेंशियली गरीब थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने या बाकी की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश करी, और 1991 में क्या हुआ आप सभी को पता होगा। हम सभी बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे एक पार्टनरशिप है पब्लिक में और प्राइवेट में। क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी सच में सक्सेसफुल रही? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्या वो पॉसिबल है इन द रियल सेंस? आप आज हमारे कंट्री को देखो, पब्लिक सेक्टर का एक्सटेंट देखो, प्राइवेट सेक्टर का एक्सटेंट देखो, आप सीधा सीधा देखोगे कि हमारा कंट्री भी अमेरिका की तरह या पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह इधर की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, ना कि इधर की तरफ। और जब रशिया अपने प्राइम पे था तो वो इधर की तरफ टिल्टेड था, ना कि इधर की तरफ। पर कभी भी आज तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं आ पाया हमारे साथ सामने जब दोनों बराबर रहे हों, दोनों साथ में रहे हों, जहां पे इंडिविजुअल अपने बारे में भी उतना ही सोच रहा हो जितना वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। तो रॉस्को पाउंड ने बोला कि ये जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट की सिचुएशन है, इसमें बैलेंस क्रिएट करना ही कंट्रीब्यूशन होगा सोशल इंजीनियरिंग का। हमारा एम ये होना चाहिए कि ऐसे कुछ सिस्टम एस्टेब्लिश करें, ऐसे प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करें जहां पे लोगों के लिए फायदेमंद हो कि वो सोसाइटी को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे जितनी वो खुद को देते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फंडामेंटल राइट्स देखो, आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स देखो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 देख लो, राइट टू एक्सप्रेशन देख लो, या फिर राइट टू वर्क देख लो। 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और 19(1)(g) आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है। ये दोनों क्या है? आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सब्जर्व करते हैं। आप बहुत खुश होते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, पर वहीं साथ ही साथ इन राइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। एक्सप्रेशंस पे रेस्ट्रिक्शन है 19(2) के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। वहीं ट्रेड के राइट पे रेगुलेशन दी गई आर्टिकल 19(6) के अंदर, 19(6) के अंदर, उसमें भी रेगुलेट कर सकते हैं कि आप बिजनेस क्या कर सकते हो, ट्रेड क्या कर सकते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पे आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो सर्व किया जा रहा है, पर उसके साथ साथ आपके साथ ये कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कि आप सोसाइटी का भी उतना ही ख्याल रखोगे। कैसे? उन रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करके। आप कुछ भी बोल सकते हो पर कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि किसी की रेपुटेशन खराब हो। क्या है? कुछ भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी की रेपुटेशन खराब ना हो, सोसाइटल इंटरेस्ट। तो एक ही आर्टिकल के अंदर आपने वो बैलेंस अचीव किया है। ऐसे ही आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करोगे जिसमें आप
एडल्ट्रेटेड ऑयल बेचो या फिर कुछ भी ऐसा बेचो जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो, क्या है? सोसाइटल इंटरेस्ट। सो रॉस्को पाउंड इज सेइंग कि जो लॉ की डायरेक्शन है दैट शुड बी टुवर्ड्स दिस बैलेंस, और वो ये जो बैलेंस है ये सोशल इंजीनियरिंग के ही माध्यम से अचीव किया जा सकता है। थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चे? रॉस्को पाउंड समझ आ रहा है थोड़ा सा? यस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक रॉस्को पाउंड से? बस दो चीजें याद रखनी है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट की फाइट को कैसे खत्म करें, बैलेंस क्रिएट करके। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे जो रॉस्को पाउंड साहब हैं, इन्होंने 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ज्यूरल पोस्टुलेट्स मतलब 5 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो हर सोसाइटी में यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरह एग्जिस्ट करने ही करने चाहिए। उन्होंने बोला हर सोसाइटी का लॉ अलग होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि सोसाइटी अलग होगी, उसके सर्कमस्टांसेस अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, इसलिए लॉ अलग होगा। बट ये जो 5 चीजें हैं दे शुड ऑलवेज बी देयर। ठीक है, सब सोसाइटीज में। पहला इन्होंने ज्यूरल पोस्टुलेट दिया क्रिमिनल लॉ का। इन्होंने बोला कि हर सोसाइटी में किसी भी टाइप का क्रिमिनल एग्रेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल एग्रेशन मतलब है जहां पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी भी तरीके का एक क्रिमिनल एग्रेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसका ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल का मतलब है यहाँ पे उसे मौका मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका पनिशमेंट। तो पहला ज्यूरल पोस्टुलेट क्या है? क्रिमिनल लॉ, कि कोई भी क्रिमिनल एग्रेशन नहीं होगा, अगर होता है तो ट्रायल और पनिशमेंट होना ही होना चाहिए, एंड दिस इज यूनिवर्सल टू ऑल सोसाइटी। ठीक है। दूसरा, लॉ ऑफ पेटेंट। लॉ ऑफ पेटेंट मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, उसने कुछ इन्वेंट किया है, तो खाली उसी का कंट्रोल होना चाहिए, उसी का अधिकार होना चाहिए अपने इन्वेंशन पे। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी इन्वेंशन को चुरा लेगा, यूज कर लेगा बिना उसको पे करे या बिना उसकी परमिट लिए। वही है पेटेंट लॉ, कि आपका कुछ इन्वेंशन है, आप उस पर पेटेंट करा लो, 20 साल तक आपकी उस पर मोनोपोली हो जाती है। क्वाइट सेम फंडा, तो ये भी हर सोसाइटी में होना चाहिए। तीसरा ज्यूरल पोस्टुलेट है, एक सेकेंड, तीसरा ज्यूरल पोस्टुलेट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, रॉस्को पाउंड ने स्पेसिफिकली कहा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ज्यूरल पोस्टुलेट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग जो हमारी सोसाइटी है उसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और अगर वो चाहें कि वो लीगली बाउंड हो, तो दोनों को मजबूर किया जाए कि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में आपस में इंटरेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा। और किसी सोसाइटी को सोसाइटी क्या बनाती है? वो इंटरेक्शन। इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा रोल है, केवल किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में नहीं, हर एक सोसाइटी में। चौथा ज्यूरल पोस्टुलेट है दोस्तों लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहता है कि कोई भी व्यक्ति नेग्लिजेंस से किसी को अनॉय करने की कोशिश करता है, कोई भी बदमाशी देता है, मतलब अपनी मतलब सही से कंडक्ट नहीं करता है, जिम्मेदारी से नहीं जीता है, तो ऐसा कुछ करता है तो उसको हमेशा पनिशमेंट होना चाहिए, पर कोशिश करें कि उसे जेल ना भेजे, उस पर फाइन इम्पोज करे। ठीक है, जिससे उसको सबक मिल सके। और आखिरी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी डेंजरस या डेंजर के साथ कोई भी चीज व्यक्ति डील कर रहा है, किसी भी टाइप का रिस्क ले रहा है, तो हमेशा ये एंश्योर करना चाहिए कि अगर उसका कोई भी खराब परिणाम आता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि इसको पूरा करे। तो ये रॉस्को पाउंड का मानना था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है ये भी एक यूनिवर्सल ज्यूरल पोस्टुलेट बनना चाहिए जो सारी सोसाइटी में होना चाहिए। तो टोटल 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स हैं, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्लियर है बच्चे? ज्यूरल पोस्टुलेट समझ में आया आप सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी सभी बोलो, सब लोग यस Yes, बोलो अगर sir. समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक, बस खत्म करने वाले हैं क्लास, Yes, थोड़ा sir. सा रह गया। हाँ, बस थोड़ा सा रह गया ना, फिर हम खत्म कर लेंगे। हमारे जो हमारे ऑगस्ट काम्टे के बारे में मैं बता चुका हूँ। ऑगस्ट काम्टे जो हमारे सोशियोलॉजी था, साइंस ऑफ सोसाइटी, उसके फादर हैं हमारे। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करी सोसाइटी में, पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली
इन्होंने बोला कि जैसे साइंस में अब जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या कुछ दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हो, तो कैसे करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो, फिर हिट एंड ट्रायल करते हो। मतलब दो चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं ये दोनों ही प्रिंसिपल सोसाइटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में भी आपको समझना है उसको, तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का लॉ इन द ट्रू सेंस क्या है। ठीक है, एक चीज है, मैं समझ रहा हूं कि आपने अभी तक वो आदत बना ली होगी, जब भी मैं ये शब्द यूज करता हूं बच्चे, लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, उससे लॉ से आप कभी भी बच्चे अपना स्टैच्यूट ना समझे, जो हमारा पार्लियामेंट लॉ पास कर रही है उसको ना समझे। यहाँ पे जो पूरी लड़ाई है सारे स्कूल्स के बीच में, वो इसी बात पे है, लॉ का मतलब क्या। और खाली एक ऐसा स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल, जो कहता है कि स्टैच्यूट्स लॉ है, बाकी सब लोग किसी और चीज को लॉ बता रहे हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या कह रहे हैं ऑगस्ट काउंटे, अगर आपको लॉ जानना है तो आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के टूल यूज करना है, तब आपको किसी भी सोसाइटी का लॉ समझ में आएगा। एक बात बहुत अच्छी बोली इन्होंने कि जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनिजम्स की तरह है। साइंस में हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की तरह है, जिसको आप स्टडी भी कर सकते हो, उससे सीख भी सकते हो, उसको समझ भी सकते हो। मतलब इस बात को एकदम से रिजेक्ट कर देना कि सोसाइटी तो बहुत सब्जेक्टिव है, उसमें तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो गलत है। अगर आप सच में उसको ऑब्जर्व करोगे और एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, तो आप उसके लिए भी सेट प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश कर सकते हो, जैसे कि हमारे प्रीवियस ऑथर ने करे भी। रॉस्को पाउंड ने 5 प्रिंसिपल्स निकाल के आए और उन्होंने बोला ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, कुछ भी उसका स्टैंडर्ड हो, उसके कैसे भी लोग हो, ये 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। तो वही बात ऑगस्ट काम्टे कह रहे हैं, अगर आप ये दोनों चीजें यूज कर सकते हो तो बिल्कुल आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, एक वो ऐसा सेंटर पॉइंट मिलेगा जहां पे आप कह सकते हो कि इस लॉ को आप इस सोसाइटी का लॉ बोल सकते हो। ठीक है, और ऑगस्ट काम्टे ने एक बात बोल दी कि जो इंडिविजुअल है वो फोकल पॉइंट नहीं है लॉ का, क्योंकि ये सोशियोलॉजी के फादर हैं, आप खुद ही समझो। वो ऐसे सब्जेक्ट के फादर हैं जहां पे इंडिविजुअल को ऑब्वियसली वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। तो वहीं जहां पे रॉस्को पाउंड बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअल और सोसाइटी में, और उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं, वहीं ऑगस्ट कॉम्टे कह रहे हैं, वो तो साफ साफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो फोकल पॉइंट नहीं है लॉ का, रादर सोसाइटी है। तो सोसाइटल इंटरेस्ट जो है वो लॉ है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये ऑगस्ट काम्टे ने बहुत क्लियरली बोला था। हमारे आखिरी ऑथर हैं आज के, लियोन डुगुइट। लियोन डुगुइट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल था उसको हम बोलते हैं सोशल सॉलिडारिटी। यहाँ पे हमको थोड़ी सी नई चीज सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से सुन लेना। लियोन डुगुइट ने निकाला प्रिंसिपल किसका? सोशल सॉलिडारिटी का। और सोशल सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसमें 3 चीजें आती। पहला, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ध्यान से सुनना, ये अटेम्प्ट कर रहे हैं लियोन डुगुइट, क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं? हमारे पहले वाले प्रॉब्लम का आंसर देने की। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था कि किसी भी सोसाइटी की क्या विल है वो कैसे पता चलेगा? जहां पे लोगों के डाइवर्स ओपिनियन होंगे, लोग आपस में लड़ रहे होंगे, तो वहां कैसे पता चलेगा कि कोई सोसाइटी की विल क्या है? तो उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश करी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। उन्होंने बोला कि देखना पड़ेगा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसको पहचानना पड़ेगा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी की क्या है। सोसाइटी के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सारे हर एक सोसाइटी के मेंबर को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, फलाने नहीं है, फलाने नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, बल्कि आपको ये उनमें एहसास क्रिएट करने पड़ेगा कि आप एक सोसाइटी के मेंबर हैं। अगर आप उनमें फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट कर पाएंगे तो उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो वो जो विल आएगी निकल के, वो सभी लोगों की मिलजुल के होगी। उसके लिए क्या है, फीलिंग ऑफ वननेस को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? सोशल इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन क्रिएट करो। मतलब उन सारे मेंबर्स को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बनाओ। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कोऑपरेशन की जरूरत पड़े ही पड़े। ठीक है, अपने आप में कोई भी
व्यक्ति इतना सक्षम ना हो कि वो बाकी सब लोगों को एक्सक्लूड कर सके। तो क्रिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन, इसकी वजह से क्या आएगी, वननेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि आप एक दूसरे पर डिपेंड हो तो वननेस आएगी, और वननेस की फीलिंग आएगी तो उससे क्या होगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस में आएगी। और एक बार अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस में आ गई तो सोसाइटी की विल जानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब मानिए क्या है, ऐसी सिचुएशन मानिए जहां पे 100 लोग इन्वॉल्व है, 100 पीपल इन्वॉल्व है, और उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनकी डे टू डे नीड्स के लिए उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। मानिए जो हमारी हिस्ट्री थी, वहां पे सब लोग एक दूसरे के साथ इतने बड़े बड़े नंबर्स में क्यों रह लेते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी, वो नहीं सर्वाइव कर सकते थे एक दूसरे के बिना, इसलिए वो प्यार से रह लेते। पर आज की सिचुएशन क्या है कि हम अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है, हमको उनके कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये होता है ना, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आपको उसकी इंपॉर्टेंस आपकी नजर में खत्म हो जाती है, वो आप पे आपको बर्डन लगने लगता है। उसकी वजह से ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है वो खो जाती है, और फिर उसके बाद कभी भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, क्या हो जाता है, आपकी और आपके पेरेंट्स की वननेस खत्म हो जाती है इन मोस्ट केसेस। और क्या होता है, आपके माँ बाप हमेशा अलग चीज कहते हैं और आप हमेशा अलग चीज कहते हो, मानी किसकी भी जाए, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उसका रीजन ये नहीं है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है या आप समझदार हो वो नहीं है, उसका जो बेसिस है वो यहाँ है। बचपन में उनकी हर बात ठीक लगती थी क्योंकि वी वर डिपेंडेंट, वी नीडेड देयर कोऑपरेशन which created the feeling of oneness, but now that is not the case, we have our own thing to say, क्योंकि हमें नहीं जरूरत। ठीक है, तो ये है, और ये इस बात में बिल्कुल 100% लियोन डुगेट सही है, और उन्होंने इस बात को बोला कि सोसाइटी की विल जाननी है तो नीचे से ऊपर आना है। अगर ऐसा कोई भी सोसाइटी जो नीचे से ऊपर आ पाएगी वो अपनी विल को सामने रख पाएगी। ठीक है, और इन्होंने बोला हर एक लॉ की जिम्मेदारी, और यहीं पे लॉ का रोल आता है। लॉ ऐसा होना चाहिए, वही मैंने बोला, लॉ इस तरीके का होना चाहिए जो इस इंटरडिपेंडेंस को, कोऑपरेशन को प्रमोट करे, वननेस की फीलिंग को प्रमोट करे, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बनने में सहायता करे। इससे क्या होगा, सोशल सॉलिडारिटी आएगी और सोसाइटी में एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा जिसको हम बोल सकेंगे दैट दिस इज द कलेक्टिव विल ऑफ ऑल, जो हमेशा से सबसे बड़ी परेशानी रही है सोशियोलॉजिकल स्कूल की। बच्चे समझ में आए आपको लियोन डुगेट? यस सर। Yes, sir. सोशल सॉलिडारिटी का प्रिंसिपल समझ में आया, कैसे आपको स्टेप लेने हैं? Yes, sir. ठीक है, अब आप खुद अप्लाई करने की कोशिश करो। अच्छा, काफी टाइम हो गया, चलो मैं 1 मिनट लूंगा आपका बस। अब जितना भी हमने सीखा अभी, सिचुएशन को जाना, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस बात को स्पेसिफिकली कि ये जो लॉ है ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, या जो लॉ है वो सोसाइटी की नीड्स को रेस्पॉन्ड करता है, ना कि पॉलिटी की। अब मानो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाली हमारे कंट्री में नहीं बच्चे, पूरे वर्ल्ड में है, ये जो राइजिंग इंसिडेंट्स हैं, ये हमारे जो रेप का जो क्राइम है, इतना हीनियस क्राइम है। पर देखिए क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, केवल हमारी कंट्री में नहीं, सारे कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं अबाउट दिस। स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफेंस। ऐसा क्यों है? अब इसके क्या रिस्पॉन्स आ सकते हैं? एक आ सकता है कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉ का, स्पेशली हमारे कंट्री में, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आधे से ज्यादा लोग छूट जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग पकड़े ही नहीं जाते, अंडर रिपोर्टेज है, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, कोई झूठ नहीं है। पर बस क्या उसके पीछे एक और वजह नहीं है? और क्या उसके पीछे वजह ये नहीं है, सोसाइटी? क्योंकि जिस लेवल पे हमारी सोसाइटी है और जो सोसाइटी में लॉ रेगुलेट करते हैं, कहीं उनकी वजह से तो ये नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट सोशियोलॉजिकल स्कूल वुड से। अगर आज जिंदा होते ऑगस्ट कामटे साहब, वो कहते ठीक है आपने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री लॉज, प्रोसीजरल लूप होल्स देख लिए, अब आप देखो इधर, क्या यहां पे कोई परेशानी तो नहीं है? और अगर आप सच में देखोगे
बियॉन्ड जाके किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, ऑनेस्टली एक ऑब्जर्वर की तरह, क्या बोला था, ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस से सीखना है। तो देखोगे तो ये उनका वो है, बिलीफ है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, दैट यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग इन दिस विच इज कॉजिंग दिस। इसकी वजह आपको यहां मिलेगी, एक्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, फटाफट से क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्या क्या परेशानी है सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। एक तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, वही कि अलग अलग लोग बोलेंगे तो कैसे पता लगाएंगे। सोशल सॉलिडारिटी का प्रिंसिपल है डुगोइट का, पर वो तो बहुत टाइम लेगा, पर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, क्या चीज सोसाइटी के वेलफेयर में है, मतलब क्या चीज सोसाइटी के अच्छे के लिए है, क्या चीज सोसाइटी के खराब के लिए है, ये कैसे पता चलेगा? राम जी ने तो लिखा नहीं, ना अल्लाह ने लिखा, ना कहीं नहीं लिखा कि अच्छा क्या है खराब क्या है। डिसाइड करना है लोगों को। लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग अपने हिसाब से सोचेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा वही सोसाइटी के लिए अच्छा। तो देर इज नो एब्सोल्यूटली और देर इज नो एब्सोल्यूट रूल कि सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है, सोसाइटी के लिए खराब क्या है। हमको कब पता चलेगा कि हमारा जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए खराब कर रहा है, कब पता चलेगा अच्छा कर रहा है? कब पता चलेगा कि हमको इस डायरेक्शन में बढ़ना है कि उस डायरेक्शन में बढ़ना है? कब पता चलेगा हमें कि लव जिहाद के अगेंस्ट लॉ बनाना है या फिर वो इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रमोट करना है? हाउ विड वी नो हमारे लिए क्या बेटर है? तो ये इसका कोई आंसर नहीं है। इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू रीच अ मिडिल ग्राउंड? अगर कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं तो क्या हमेशा पॉसिबल हो पाएगा वो कॉन्शियसनेस पे पहुंचना, मिडिल ग्राउंड पे पहुंचना? मानिए 10 लोग, मानिए यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, लव जिहाद वाला। 100 लोग हैं, 50 कह रहे हैं ये, 50 कह रहे हैं वो, तो मिडिल ग्राउंड पॉसिबल है? अगर पॉसिबल भी है, अगर मान लो ऐसा कानून बना दिया जहां पे कुछ सिचुएशंस में लव जिहाद का वो कानून अप्लाई होगा, कि कुछ कुछ में नहीं होगा, अगर ऐसा लॉ बनाया है तो क्या वो लॉ ठीक है? क्या हमेशा मिडिल ग्राउंड पे पहुंची हुई चीज सही होती है? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। हो सकता है कि सच में उस टाइम पे लव जिहाद के अगेंस्ट की लॉ की जरूरत हो, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ना हो। पर जो प्रेशर की वजह से हमने मिडिल ग्राउंड रीच किया, क्या वो सच में सही था? वॉज इट द राइट डिसीजन? समझ रहे हो आप? क्रिटिसिज्म समझ में आया बच्चे, कि खत्म हो गया, जवाब दे गया आपका दिमाग? सर फर्स्ट वाला एक बार बता दीजिए पॉइंट। मैं एक बार आपको चारों बता देता हूं और बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रॉब्लम है इस स्कूल में कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है मतलब इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बताया जिसके तहत हम सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है उसको सॉल्व कर सकें। वही वाला प्रॉब्लम, 100 लोगों की सोसाइटी है, 20 कह रहे हैं ए करो, बाकी के 20 कह रहे हैं बी करो, तीसरे कह रहे हैं सी करो। कैसे इसको सॉल्व करोगे? डुगविट कह रहे हैं कि सोशल सोलिडारिटी लेके आओ, वननेस क्रिएट करो। पर जब तक वननेस क्रिएट नहीं होगी क्या तब तक लॉ नहीं बनेगा? तो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और आप देखोगे इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से ही रिलेटेड है ये सारे क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं बताया। कोई बोल रहे हैं ना कि साइंस बना रहे हैं हम सोसाइटी की स्टडी को। कहाँ से साइंस है? साइंस में तो फॉर्मूलेज होते हैं, फंडेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी होता है। यहाँ तो सॉल्यूशन बताया ही नहीं है, प्रॉब्लम बताइए बस। समझ में आया बच्चे? यस सर। दूसरा है कि कैसे पता चलेगा, ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है? बच्चे आप 100% बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी सोचोगे आप अपने दिमाग के हिसाब से सोचोगे, जैसा आपका बैकग्राउंड है, जैसे आपकी सिचुएशन है, जो आपके बेनिफिट में है, जो भी आपके ओपिनियन से ज्यादा एग्री करेगा वही लगेगा कि आपको सोसाइटी के लिए अच्छा है। डेफिनेटली आपको अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से लगेगा कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस अच्छी हैं, और बाकी लोगों को भी अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से लगेगा कि खराब है। पर दोनों में से सच में सही क्या है, कौन बताएगा? कौन भगवान उतरेंगे जो हमें बताएंगे कि आप सही आप गलत? तो कैसे डायरेक्शन डिसाइड होगी सोसाइटी की? क्योंकि सोसाइटी में तो अच्छी चीज भी होंगी, खराब भी चीज होंगी, और कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है भगवान जाने।
एक ये वाला पॉइंट है, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, ये थर्ड वाला, और थर्ड और फोर्थ रिलेटेड है, पर ये पॉइंट समझना बहुत मुश्किल है बच्चे। कई बार क्या होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, पॉलिटिक्स चलती है नंबर्स के हिसाब से, 50 लोग ये मांग रहे हैं, 50 लोग वो मांग रहे हैं, तो थोड़ा इसको दे दो, थोड़ा इसको दे दो, ऐसा चलता है। पर इस सोशियोलॉजिकल स्कूल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमको सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, तो सबकी बात को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। तो हम जो आखिरी में डिसीजन लेंगे सबकी बात को मान के, क्या वो सही में सही डिसीजन होगा? क्या हम डिसीजन की तरह सबको खुश करने में नहीं लगे हुए हैं, या फिर हमको ज्यादा चिंता इस बात की है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं? मानिए आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे, एक बच्चा है आपका जो है वो आपसे जिद कर रहा है कि आपको मोमोज खिला दो, दूसरा बच्चा है जो आपसे जिद कर रहा है कि आपको जूस पिला दो। जूस आप कंसीडर करते हो इज अ बेटर थिंग, कि उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा। दूसरा कह रहा है कि क्या कहते हैं, मोमोज आएंगे, मोमोज आप कंसीडर करते हो हेल्थ के लिए खराब है। तो आप ऐसा डिसीजन रीच करते हो जहां पे दोनों को थोड़ा जूस मिलेगा, थोड़ा मोमोज मिलेगा। इज दैट द राइट थिंग टू डू? दैट इज द क्वेश्चन। जो जूस पीना चाह रहा था बच्चा, उसको क्यों इंजूरियस चीज खानी पड़ रही है? उसका तो नुकसान हुआ है। क्या खाली जूस खरीदना राइट डिसीजन नहीं था, भले ही वो सोसाइटी के एक पार्ट से डिमांड आ रही थी? हो सकता है। तो इज द मिडिल ग्राउंड ऑलवेज द राइट थिंग? ये वाली बात समझ में आई बच्चे? यस सर। कभी भी हमें मिडिल ग्राउंड को सोसाइटी का ओपिनियन बोलना नहीं चाहिए। बस जस्ट बिकॉज 100 में से 100 लोग किसी बात पे एग्री कर रहे हैं डजंट मीन दैट इज द राइट थिंग। कभी कभी सोसाइटी का वेलफेयर कैन कम आउट ऑफ द डिमांड ऑफ ए सिंगल पर्सन। एग्री करता? Yes, sir. तो वही परेशानियां हैं कि हमेशा सोसाइटी की विल में भी हर चीज अच्छी नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट बिकॉज मेनी पीपल आर सेइंग समथिंग डजंट मीन कि वो चीज सही है। तो बच्चे, काफी हेक्टिक क्लास हो गया, सॉरी फॉर दैट। अगली बार मैं आपको नेचुरल स्कूल पढ़ाऊंगा और फिलोसॉफिकल स्कूल पढ़ाऊंगा और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ाऊंगा। इसके साथ हमारा जो मेजर कंपोनेंट है स्कूल्स ऑफ लॉ वो खत्म हो जाएगा, फिर हम बाकी की चीजों पे आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे, हाँ, हैप्पी दिवाली। दिवाली का ब्रेक कल से शुरू है बच्चे हमारे लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट मंडे मिलूंगा, 8 ऑफ नवंबर मिलूंगा, जो कि नेक्स्ट मंडे होगा। और थैंक यू सो मच। अपनी दिवाली आप बिल्कुल एंजॉय करिए। मैं भी अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली संडे को वापस आऊंगा, तो मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, ये वाली भी और जो लोग जुडिशरी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो वाली भी। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आज एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि ये सर कोर्स खत्म कब होगा। हमने जब शुरू किया था आपको बताया था बच्चे, ये 2 मंथ्स का कोर्स है। दिस विल एंड ऑन 20th का मंडे है, तो 18th ऑफ डिसम्बर, 18th ऑफ डिसम्बर को आपको तीनों सब्जेक्ट जो है हमारे उनका सिलेबस कंप्लीट हो सर जाएगा। यस प्लीज। सर, जो पहले बात हुई थी, आपने बोला था नवंबर एंड में, बिकॉज हमारे दिसंबर में एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। हाँ, कुछ उसका बच्चे शेड्यूल आया है स्पेसिफिक? यस सर, हमारे 14th या 13th दिसंबर से एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है ना? यस सर। यही मेरा भी यही प्लान है। जो हमारा सिलेबस वाला पार्ट है वो मैं ऑलमोस्ट 1 वीक प्रायर खत्म करूंगा, और जो लास्ट वीक होगा मेरा उसमें पूरा रिवीजन चलेगा, पूरा क्लैरिफिकेशंस एंड रिवीजन्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, वैसा कुछ करेंगे। ओके सर। वही प्लान है। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर इससे रिलेटेड नहीं है, पर हाँ, एक सेकंड वरिष्ठ, आपका कुछ शायद वो पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चे? बाकी लोग प्लीज लीव कर सकते हैं क्या? आई विल मीट यू नेक्स्ट मंडे। हैप्पी दिवाली। मुझे भी एक डाउट था। अच्छा, आप रुक जाइए, बाकी लोग लीव कर लीजिए।